जी भाई, बहुत सालों से जो है, कई साल हो गए देखा जाए क्लस्टर को लेकर। आ जाएगा, कल आएगा, डेवलपमेंट होगा, किस तरह का होगा, बहुत लोगों के माइंड में बहुत कुछ सवाल है, लेकिन अभी तक ज़मीन पे ये कुछ नहीं दिखाई इस दिया। महाराष्ट्र के अंदर की एक ही योजना है। मैं आपके ज़रिए जो भी तज्ञ लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो कहते हैं कि क्लस्टर इज़ नॉट अ गुड स्कीम, उसके प्रॉस एंड कॉन्स है, बट बिल्डिंगों के लिए एसआरए लागू नहीं है। हर एक को घर मिलेगा, ये एक ही जिसका घर है उसको अहम घर कानूनी तौर पे कम से कम 323 स्क्वायर फुट का मिलना लाजमी है। वो आवाम के लिए करते, वो जब बेघर होता है नहीं, एक छोटी सी बात आपसे रोकूंगा। ये जो आपने बोला कि सबको सामने आना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे में होती है ना नजीब भाई। पॉसिबल है क्या? बातें तो ठीक है, आप भी कर लेते हैं, मैं भी कर लूँ, पॉसिबल है क्या? भले राबोरी के अंदर बदगुमानी कुछ लोगों ने बहुत ही फैलाई 50-100 लोगों को, बट जो पहला हमने टप्पा लिया, जाहिल जो रहते, जो 10% रहते, वो अपनी बड़बड़, अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़बड़ करते ही रहेंगे। उनको करने तो, बट 90% के ऊपर लोग साथ में हैं। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फरहान खान। आज हमारे साथ हैं टीएमसी गट नेता नजीब मुल्ला साहब। बहुत सारे सवाल हैं, उनसे पूछेंगे कि कई पब्लिक से रिलेटेड सवाल है, जैसे हो गया टैक्स, हो गया लॉकडाउन के बाद, बहुत सारे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहेंगे नजीब भाई से। क्लस्टर को लेकर काफ़ी दिनों से सक्रिय है नजीब भाई। सबसे पहले सवाल जो है क्लस्टर पे करते हैं कि नजीब भाई, बहुत सालों से जो है, कई साल हो गए देखा जाए क्लस्टर को लेकर। आ जाएगा, कल आएगा, डेवलपमेंट होगा, किस तरह का होगा, बहुत लोगों के माइंड में बहुत कुछ सवाल है, लेकिन अभी तक ज़मीन पे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या रीज़न है, ये कब तक होगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फरहान भाई, बात ऐसी है कि क्लस्टर, लोगों की थोड़ी सी एक गैर समझ है कि क्लस्टर आया और दूसरे दिन तामीरी काम शुरू होगा। ऐसा नहीं है। क्लस्टर एक कानून है, जिधर गैर कानूनी बने हुए बिल्डिंग को तब्दीली में नए कानूनी तौर पे नई इमारत, लोगों को नया कानूनी अधिकृत घर देने की एक प्रोसेस का एक वो कानून है। इतने साल एक संघर्ष चला और वो संघर्ष के बाद में कामयाबी मिली, और कामयाबी मिलने के बाद में उसकी पहल शुरू हुई है। लोग अभी तक वो कानून को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे समझे नहीं। लोगों को लगता है कि सर्वे किए, बायोमेट्रिक किए तो कल हमको घर से खाली किया जाएगा, परसों कहाँ घर मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये तो एक शुरुआत है, जिसको बहुत ही इन डेप्थ जाके लोगों को मुतमईन करके समझाने का काम करना चाहिए। फ़िलहाल जो एक साल पहले हमने कॉरपोरेशन में भी जब 47, तकरीबन 42 की 47 क्लस्टर की योजनाएं एक साथ जब सभागृह में मंजूरी को आई थी, तो तभी भी हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्लियर कट हमारी भूमिका थी कि क्लस्टर पहले लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एक एक पॉकेट चुने जाए, वहाँ के लोगों को पूरा तफसील से समझाया जाए। क्योंकि कानून का एक 20 पेज का एक उसका कानून का एक पेज होता है, जो एक ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट से आता है एफएसआई के तौर पे कि क्लस्टर कैसा होगा, कौन ध्यान देगा, कौन काम करेगा, क्या करेगा, घर कैसा मिलेगा। वो अल्फाजों में होता है। वो अल्फाज कौन समझ सकता है? जो उसका जानकार है। नजीब भाई, छोटी सी चीज़, एक बात काटूंगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेज आपने बताया क्लस्टर में, लेकिन लोगों के माइंड में क्या रहता है कि जो लोग, कॉमन लोग जो रहते हैं बिल्डिंग में, उनको इस सब चीज़ों से वाकई उनको पड़ी नहीं रहती, ना उनको इतनी नॉलेज रहती है। वो चाहते हैं कि वो जिस घर में रह रहे हैं उनकी बिल्डिंग पुरानी हो गई, तो क्या क्लस्टर उनकी बिल्डिंग में XYZ कोई भी बिल्डिंग हो, छोटी बिल्डिंग हो, बड़ी बिल्डिंग है, क्या वहाँ पर लागू होगा? क्या उनको घर मिलेगा? बस सिंपल सी चीज़। देखो, क्लस्टर के अंदर एक ही बताओ, ये क्लस्टर ये इस महाराष्ट्र के अंदर की एक ही योजना है। मैं आपके ज़रिए जो भी तज्ञ लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो कहते हैं कि क्लस्टर इज़ नॉट अ गुड स्कीम, मैं कहूँगा कि आके हमारे साथ बैठे, हमको भी तो समझाए कैसे नहीं। क्योंकि इससे अच्छी स्कीम नहीं है। हाँ, एसआरए है, स्लम डेवलपमेंट है, अलग अलग योजना है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स है, बट बिल्डिंगों के लिए एसआरए लागू नहीं है। हर एक को घर मिलेगा, ये एक ही योजना है। कि देखो, गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी हैं, उसका 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड या तो सरकार के नाम पे होता है, या तो कोई सरकार की दूसरी संस्था के नाम पे होता है, या प्राइवेट नाम पे होता है। जिसके नाम पे होता है उसके 100 वारस आज होते उसने कई साल पहले कभी ना कभी किसी को कुछ लिख के दिया हुआ होता है। तो टाइटल पार्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है। जब प्लान सैंक्शन करना हो, नई तब्दीली लाना होता हो,
तो ये क्लस्टर के अंदर टाइटल पार्ट के बारे में, मालक, ज़मीन के मालक के बारे में पूरे इख्तियारात कमिश्नर को दिए गए हैं कि कमिश्नर ये ज़मीन अपने ताबे में ले सकता है, उनको हक दे सकता है। और ये क्लस्टर योजना रहने वालों के लिए, जिसका घर है उसको अहम घर कानूनी तौर पे कम से कम 323 स्क्वायर फुट का मिलना लाजमी है, ये योजना में लिखा है। या चाहे वो लीगल बिल्डिंग हो या इलीगल बिल्डिंग या चौल हो, क्या है। देखो इसके अंदर जो चौल है उनको भी मिलना है और जितना है उतना मिलना है। उसके शर्तें हैं, कम से कम 323 है, 100 फुट वाले को भी 323 है, 200 वाले को भी 323 है, कम से कम 323 है। और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, भले वो 5000 हो 7000 हो, उसकी शर्तें बड़े घरों की। बट इसके अंदर चाल हो, इलीगल बिल्डिंग हो, और 25% तक जो लीगल बिल्डिंग है उनको तो कानूनी तौर पे, जैसा एक क्लस्टर है, आजू बाजू चाल है, गैर कानूनी बने हुए बिल्डिंग है और बीच में 2 कानूनी बिल्डिंग आ गई, बट वो बिल्डिंग का नियोजन करते हुए वो कानूनी बिल्डिंग आनी चाहिए, 30 साल पुरानी है, उनको तो 25% जितना वो उनका कानूनी घर है उसका 25% फ्री में मिलेगा कानूनी वालों को, जो कानूनी जिनको ओसी है, जो लीगल बिल्डिंग कही जाती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक हिच थी, एक जो दिक्कत थी, जिसके लिए हम भी बढ़ चढ़ करके नहीं आए थे, हमने जो गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि ये हिच निकाले तो सही होगा, ये हमारे हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, वो थी कि जो घर मिलने वाला है वो मालिकी हक के तौर पे पहले नहीं मिल रहा था, बट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो यूनिफाइड डीसीआर, जो कॉमन डीसीआर पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू किया गया है, उसके अंदर क्लियर कट मंजूर होके आ चुका है गवर्नमेंट से कि घर मालिकी हक पे ही मिलेगा। कब तक नजीब भाई, ये कब तक? बहुत दिनों से ये देखो, चीज़ सुना इसके जा अंदर- रहा है, लेकिन ये इसके कुछ तय सीमा है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें आप बताएं, कोई तय सीमा बताइए। आप देखो इसके अंदर से 2 ही पहल हो सकती है। एक पहल में 2-3 लोगों को मिलके, 2-3 जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मिलके करना पड़ेगा, या एक पहल कॉरपोरेशन के तौर पे होगी। जो आवाम के हित की और ज़्यादा फ़ायदे की पहल होती है वो है कि वहाँ की आवाम, वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ के कौम के ज़िम्मेदार, भले वो फलाही तंजीम के हो, दीनी तंजीम के हो, तालीमी तंजीम के हो, जिनका एक रसूख है, जिनके एक रुतबा है, जिनके बातों को जो समझदार है, जो लोगों को समझाने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम बननी चाहिए। इसमें सियासत को बाजू में रखनी चाहिए, इसमें हर पार्टी के लोगों को आना चाहिए। आखिर में हम सियासत करते हैं, हम काम करते, भले वो दीन का हो, फलाही हो, तंजीम का काम हो, किसके लिए करते हैं? वो आवाम के लिए करते हैं। वो जब बेघर होता है एक छोटी सी बात आपसे रोकूंगा, ये जो आपने बोला कि सबको सामने आना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे में होती है ना नजीब भाई। पॉसिबल है क्या? बातें तो ठीक है, आप भी कर लेते हैं, मैं भी कर लूँ, पॉसिबल है क्या? इसके अंदर ऐसा है कि क्लस्टर के अंदर समझो जिसके पास में मालिकी हक है और वो योजना करता है, उसके अंदर कॉरपोरेशन पूरी जिम्मेदारी देती है कि वहाँ की आवाम के ऊपर नाइंसाफ़ी ना हो। अब जिसके पास मालिकी हक नहीं है तो आवाम एक हो सकती है, आवाम तो अपने घर के लिए एक हो सकती है, आवाम तो लोगों को दावत दे सकती है। और यहाँ तो क्लस्टर सेल है जो लोग आके आवाम को हर चीज़ समझाने को तैयार है, तुम उनको बुलाइए। पहल तो आवाम की तरफ से होनी चाहिए, या दूसरी पहल है कॉरपोरेशन की तरफ से। प्रस्ताव ऐसा हुआ है कॉरपोरेशन का किसी इलाके में, जबकि कोई डेट फाइनल हुई है, जब शुरुआत हो जाए इसकी? देखो कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी पहल हुई है तो वहाँ के नुमाइंदे की तरफ से ज़्यादा हुई है। कॉरपोरेशन को चाहिए वहाँ का लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट कौन दे सकता है? जो वहाँ का एक नुमाइंदा है, जो सिटिंग कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, वहाँ का जो लोकल नुमाइंदा होता है, वो लोकल नुमाइंदा, जैसा मेरे इधर बताता हूँ, भले राबोडी के अंदर बदगुमानी कुछ लोगों ने बहुत ही फैलाई 50-100 लोगों को, बट जो पहला हमने टप्पा लिया था, हमने एक 2,500-3 हज़ार घरों का लिया था। हमने 5 दिन में 2,000 के ऊपर घर का बायोमेट्रिक ओके करके लिया था। आज भी उनकी तरफ से हमको एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है घर मिलना है। जैसा 100% दीन का हमको इस्लाम में सिखाया गया, 100% तुम किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, तो 10% तो ना उम्मीद रहता ही है, ना समझ रहता ही है, उसको कितना तुम समझाने को जाएंगे? तो कुछ जाहिल जो रहते, जो 10% रहते, वो अपनी बड़बड़, अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़बड़ करते ही रहेंगे, उनको करने दो। बट 90% के ऊपर लोग साथ में है, उसके अंदर अल्लाह ताला को नाजिल रख के तुम लोगों को घर देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। कॉरपोरेशन ने पहल की, जहाँ नुमाइंदे ने पहल की। जैसा मैं आपको बताता हूँ, लोकमान्य नगर के अंदर
उधर हमारे हनुमंत जगदाले साहब ने पहल की, उधर उनका 3,000 तक उनका मेरे ख्याल से तकरीबन क्लस्टर का पहला टप्पे का बायोमेट्रिक हो गया, उसकी प्लानिंग हो गई है, उसके मालिकियत का बचा, लोगों की मीटिंग चल रही है, उधर कमेटी बनी है। सेकंड हजूरी के अंदर एक हुआ है, उसके अंदर हजूरी के जो पिछले पट्टे के अंदर 10-15% छोड़ के बाकी के पहल 80% हो गई है। सब क्लस्टर 50% के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। सेकंड थर्ड चल रही है केसल मिल के इधर, उधर उनकी फीसदी थोड़ी सी वहाँ स्लो है, बट वो भी मेरे ख्याल से 50% क्रॉस कर चुकी है। चौथी पहल चल रही है जो सबसे अहम है, किशन नगर की जो सबसे बड़ा क्लस्टर जो पहला टप्पे में लिया गया है, वो पहल ली गई है। उसके बाद में राबोड़ी की जो पहल है, तो राबोड़ी का टोटल क्लस्टर की जो योजना थी, ये टोटल 32 हेक्टेयर की थी, तकरीबन 90 एकड़ के ऊपर होती है। उसको पहले टप्पे में हमने उसको सिर्फ 15-20 एकड़ में रखा है, कि जब पहले टप्पे के अंदर कभी कभी वो पूरा एक साथ तो नहीं लिया जाता है। पहले टप्पे में वहाँ की आवाम को समझा के कि हम 80% के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ मालिकी हक की भी जो 70% की कंडीशन है वो हमने क्रॉस कर चुके हैं। 70% मालक जो ज़मीन का वो 12-15 एकड़ में 70% के ऊपर हमने क्रॉस कर चुके हैं। तो वो पट्टे का क्रॉस किए, तो पहले तो वहाँ कौन रहता है, कैसा रह रहा है, शुरू कर रहा है। तो हर हल्के के अंदर, जैसा फॉर एग्जांपल आप लीजिए कलवा मुमरा, या आप लीजिए जैसे थाना के अंदर हमने शुरू किया, कलवा में और मुमरा में अभी तक वो पहल शुरू नहीं हुई है। तो मैं तो आपके ज़रिए वहाँ के नुमाइंदों को दावत दूंगा कि आप आइए, समझिए, हम मदद करें, जैसा पहले हमने जगह जगह मीटिंग लेकर समझाया। भाई आपने समझाया, आप ही के पार्टी के लोग हैं मुमरा में, कलवम भी ज़्यादातर आपकी पार्टी में, तो क्या आपकी बात वो लोग समझ नहीं पा रहे या फिर समझा नहीं पा रहे, क्या रीज़न है? देखो ऐसी बात थी ना कि एक बात थी कि पहले क्लस्टर योजना के अंदर ये जो 3 दिसंबर को जो यूनिफाइड डीसीआर लागू हुआ है, उसके पहले जो कंडीशन थी जो 2018 के जीआर के अंदर, उसके अंदर एफएसआई का एक कैप था। तो हकीकत में क्लस्टर योजना के लिए सबसे अहम चीज़ होती है फिजिबिलिटी, उसकी वायबिलिटी जो बोलते हैं, उसकी वायबिलिटी बोलो या फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बोलो। ऐसा होता है कि 100 रुपया इखराजात है बनाने का, और 100 रुपया इखराजात उसका है सब चीज़ बनाने का, जो लोग रहने वाले उनका बनाने का, और जो उसको बेचने को मिलेगा उसका बनाने का। वो इखराजात का जो बनिस्बत होता है, जिसको एक ब्रेक इवन एफएसआई का कॉस्ट बोलते हैं, वो बनाने के बाद में तुम बेचने को जाओगे तो तुमको वो भाव आना चाहिए, तो लोग डालेगा। वो भाव नहीं मिलेगा, वहाँ भाव नहीं मिलेगा, तो वो एक कैप था कि 4 एफएसआई के ऊपर नहीं जाए। अब वो क्लस्टर के अंदर वो कैप को बहुत सी अच्छी तब्दीली दी गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को उसको लाया है, उसके साथ वहाँ ज़मीन के रेडी रेकनर बेसिस के ऊपर एफएसआई का कन्वर्जन का जो वो मुद्दा आया है, जिसका भी पूरा क्लैरिफिकेशन जो पढ़ के पूरा हम लोग उसका एक बना रहे, एक ज़मीन का पायलट लेकर। जब वो आएगा तो बनाने वाले आगे आएंगे। समझो कल कॉरपोरेशन पहल करती है खुद, और कॉरपोरेशन ने मुमरा के हल्के का एक सेक्टर ले लिया, समझो बॉम्बे कॉलोनी ले लिया। प्लान है मुमरा में, किसी सेक्टर का कोई प्लान है आपके पास? कोई प्लान आया है या फिर लग रहा है कि कोई प्लान में होगा? मुमरा कौन सा हिस्सा होगा? देखो सच्ची हकीकत कही जाए तो क्लस्टर की शुरुआत मैंने राबोड़ी के लिए 2008 में की थी, जब 33(9) करके मुंबई महानगर पालिका में एक डीसी रूल था जिधर क्लस्टर लागू किया था। जब भी 2 योजना थी, उसमें से एक उनकी गई, बट उसको अलग तरीके से किया गया था। तो वो योजना यहाँ लागू करो, धोखादायक इमारतों को करो, क्योंकि बिल्डिंगें गिरते जा रही थी, नए तरीके से बनना चाहिए। और कोई आज का नुमाइंदा नहीं चाहेगा कि गैर कानूनी बिल्डिंग बने। मेरे जैसा बंदा तो कभी नहीं चाहेगा कि गैर कानूनी इमारत बने मेरे हल्के में। तो कानूनी तौर पे था, क्लस्टर लाए थे, तो कॉरपोरेशन आई, तो कॉरपोरेशन टेंडर निकालेगी, मगर उसका फिजिबिलिटी या वायबिलिटी नहीं होती रहेगी। समझो मुमरा का कोई भी एक हल्का ले ले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी हल्का ले लो, और उसकी वायबिलिटी नहीं बैठती रहेगी, तो कोई बनाने आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो वायबिलिटी के लिए अभी जो नया डीसी रूल 3 दिसंबर को लागू हुआ है, अभी उसकी पूरी रिसर्च चल रही है। वो पॉइंट के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वो डीसी रूल की क्लैरिटी और जब आवाम के सामने रखा जाएगा, तो बेशक कलवा मुमरा के भी क्लस्टर का भाग लिया जाएगा, ये पूरा मुझे यकीन। इसके अंदर मैंने जैसा कहा कि ये योजना के अंदर ज़मीन मालक को 2 किस्म के दिए हुए, या तो आप पहल कीजिए, आवाम को मुतमईन कीजिए, और आपको जिसको बनाने का देने का है, आवाम आप बैठ के बना के हमारे पास प्रपोज़ल लाइए। आपको क्या मिल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बनाने वाले को क्या मिल रहा है और वो तैयार रहेगा उससे मतलब नहीं है, मगर आवाम जो वो ज़मीन पे आवाम क्या रहती है उसको क्या देना है, उसी से हमको मतलब। ये कॉरपोरेशन का रुख है और ये कानून में लिखा हुआ है।
रही बात कि ज़मीन मालक सामने से नहीं आता है, बट आवाम की फ़िक्र है। बहुत से ज़मीन मालक सोचते हैं कि भाई बिल्डिंग गिर जाए तो ये ज़मीन मेरे को वापस मिली, बाद में मैं कुछ मेरा खेल करूं। उनकी नीयत एक बार बना के होगा, वो बनाने को दिए होंगे, जब उनको कुछ मिला रहेगा, आज उसकी कीमत कुछ नहीं है। तो ये योजना के अंदर ज़मीन मालक को क्लियर कट लिखेला है कि कोई ज़मीन मालक अपना कंसेंट देता है, उसको 12.5% FSI ज़मीन का, पूरी इनक्रोच ज़मीन है, जैसे 100% इनक्रोच ज़मीन है, उसका FSI कंज्यूम हो चुका है आज के कानून के हिसाब से, क्लस्टर के कानून के हिसाब से नहीं, तो उसको वो 12.5% दे देंगे। उसके अंदर जितने वारस बीरस नहीं आते तो वो कानून के प्रोविज़न लिखी हुई है, मेरे पास वो बुक नहीं है ना, तो मैं पढ़ के आपको बता दिया होता। प्रोविज़न लिखी है कि भाई वो कॉरपोरेशन उनको देखेंगी, और बाय दैट पीरियड कमिश्नर विल टेक द पोजेशन ऑफ दैट लैंड फॉर द रीडेवलपमेंट, कि आवाम रस्ते पे नहीं आए, आवाम महफूजियत से रहे। आवाम का घर अहम है, रहने वाली आवाम अहम है। सिंपल सा लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि नजीब भाई, अगर बिल्डिंग में कोई रहता है, उसकी बिल्डिंग जो है समझ लो धोखादायक है, या खाली कर दिया, गिर गई बिल्डिंग, इन फ्यूचर क्लस्टर आता है जो उसका बिल्डिंग में घर है तो उसको मिलेगा? बेशक मिलेगा, क्योंकि देखो जो बिल्डिंग है मुमरा में, जैसे 17-18 बिल्डिंग में उसके ऊपर गए रहेंगे, मैं 12-17 बिल्डिंग बोलता हूँ कि जैसा स्टेशन के सामने यासीन भाई के वो एरिया में कुछ 2 या 3 बिल्डिंग पहले खाली किए थे धोखादायक, उसमें से सुनने आया कि 1 या 2 बिल्डिंग वाले ने तो वो जिसके ज़मीन मालक था उसके साथ एग्रीमेंट करके प्राइवेट डेवलपमेंट में चले गए, आगे कुछ बिल्डिंग गिरे थे। तो जो बिल्डिंगें धोखादायक तोड़ी थी, तो हर एक को तोड़ते वक्त उनको लेटर दिया गया था खाली कराते वक्त, प्लस उनका टैक्स पे भगोटेदार करके, ऑक्यूपेंट करके उनके नाम है, उनको घर मिलना ही मिलना है, कानून की प्रोविज़न है। क्लस्टर योजना बिल्डर की नहीं है, क्लस्टर योजना ज़मीन मालक की नहीं है, क्लस्टर योजना वो ज़मीन पे जिधर क्लस्टर लाया गया है वो ज़मीन पे रहने वाले आवाम के हित की है। पहले आवाम, बाद में सब कुछ। और एक चीज़ है, अक्सर देखा जाए बहुत सारी बिल्डिंगें धोखादायक है, खासकर मुमरा में, बाकी इलाकों में मुमरा में सबसे ज़्यादा है, उनको खाली करा दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, मतलब TMC की तरफ से जो है ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ मिलती है? मुझे तो बहुत फ़क्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह लकी कंपाउंड की बिल्डिंग गिरने के बाद में फिर बहुत से बिल्डिंग, धोखादायक बिल्डिंग और बाकी के बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू हुआ। लकी कंपाउंड के हादसे के पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट इतना सीरियस नहीं था। आप देखेंगे तो लकी कंपाउंड 10 या 11 में हुआ, जब भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। मुझे फ़क्र है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे गढ़ पे जब भी कांग्रेस थी हमारे साथ में, और उस दौर के हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ही थे और पृथ्वीराज चौहान साहब थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि थाने महानगर पालिका ऐसी महानगर पालिका है जिधर ज़ाती ज़मीनों के ऊपर धोखादायक हुई बिल्डिंग जब खाली की गई तो कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ने रेंटल हाउसिंग स्कीम के जो घर थे वो हमको अलॉट किए गए और रहने की आवाम दी। नहीं तो उसके पहले 2010 के पहले जितने भी धोखादायक बिल्डिंग तोड़ी जाते थे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए वहाँ की आवाम को स्कूलों में रखा जाता था, वहाँ कहीं तभी उनका टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाता था। उसके बाद में वो आवाम अपना इंतज़ाम खुद करती थी। ये इतिहास है और ये पेपर पे हकीकत है। ये जब हमने ये डिमांड किए थे हमारी गवर्नमेंट के पास में, तो उसके बाद में और थाना को देखते देखते एतराफ़ के सभी महानगर पालिका को उसका बेनिफिट हुआ। भिवंडी को भी हुआ, उल्लासनगर वाले ने हमसे रिजोल्यूशन लेकर गए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के ऐसे घर थे वो धोखाधड़ी बिल्डिंग वाले को 50% हमने अलॉट करा के दिए। तो जो धोखाधड़ी के घर है तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं थी, बट इंसानियत के नाते जब आवाम रस्ते पे आती है और वह आवाम को एक मुश्किलात, क्योंकि वहाँ कोई इतने अमीर लोग गैर कानूनी बिल्डिंग में रहते नहीं, तो उस दौरान पे हमने यह आवाज़ उठाई थी। मिनट से नजीब मुल्ला ने आवाज़ उठाई थी, पार्टी ने साथ दिया था, उस वक्त सभी थे, अवार्ड साहब, हम लोग सब मिल के, हमारे गवर्नमेंट थी। तो जब भी 2010 में हमने डिमांड की और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब के मुख्यमंत्री और अजीत दादा उप मुख्यमंत्री टाइम पे पहले घर अलॉट हो गए थे, जहां मुमरा के लोगों को वर्तक नगर में शिफ्ट किया गया था। जो पहले रेंटल के घर हमको गवर्नमेंट के जो अलॉट हो गए थे वो वर्तक नगर के अलॉट किए गए थे। इसके लिए पहले धोखाधड़ी के जो घर शिफ्ट किए गए, इसके लिए वर्तक नगर में शिफ्ट किए। यह हमारी महानगर पालिका से बाकी के महानगर पालिका को भी फैस पहुंचे। आफ्टर लॉकडाउन जो है बहुत से लोगों की उम्मीद थी कि TMC हमको बहुत सारी रियायत देगी, टैक्स में हो गया, खासकर टैक्स में TMC की तरफ से। क्या जो है लगता है कि आपने कोई इस तरीके की बात जो है TMC में रखी है या आपकी तरफ से कि जो है कि लोगों को कुछ रियायत मिलेगी टैक्स में? देखो, हमने ये डिमांड रखा था कि टैक्स के अंदर रियायत दी जाए, बट कानूनी अड़चन के हिसाब से और उसकी मंजूरी के हिसाब से रियायत आज तक तो भी नहीं मिल पाई। बट हमने इसके अंदर क्या किया, जैसा आप देखेंगे
1 अप्रैल को नया टैक्स का बिल निकलता था और जो मई महीने तक जो टैक्स भरता था उसको डिस्काउंट दिया जाता था और उसके बाद में वो टैक्स जो पेंडिंग रहता था उसका 3-3 महीने का 2-2 महीने का इंटरेस्ट लगता था। ये टाइम पे टैक्स का बिल निकला अक्टूबर महीने में। आपने देखे रहेंगे अक्टूबर महीने के अंदर के बाद में हमने 2 महीना जो सहूलत हम पहले तो निकला, लेकिन वो तो भरना ही है ना लोगों को। सहूलत क्या मिली? वो तो ठीक है, लेट निकला तो दूसरे रीजन। कानून में देखो, कॉरपोरेशन में एक इंसानियत के तौर पे माली हालत कमज़ोर हो गई है तो रियायत मिलनी चाहिए, ये एक आवाम की सोच थी। जैसे लाइट के बिल में था, मगर कोई भी चीज़ के अंदर फंडिंग को कम करे। देखो ये इखराजात पे लोगों के पगार देने, आज तकरीबन 200-250 करोड़ के ऊपर तक आज तकरीबन टोटल कोविड के अंदर 9 महीने के अंदर इखराजात हो गए। गवर्नमेंट तो फंड नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो उम्मीद ही नहीं है कि हमको महाराष्ट्र के कुछ मदद करे। तो कॉरपोरेशन के पगार से लेकर बाकी के जो इखराजात है, आज जो एम्बुलेंस से लेकर हर चीज़ सहूलत दी कॉरपोरेशन ने। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोविड हॉस्पिटल भी बताया तो डोनेशन तो तकरीबन सिर्फ 10-11 करोड़ रुपए आया था। उसके बाद में जो पैसे तो खुद के इखराजात से बनाए ना उन्होंने, और उसका फैज़ आज 8,000 लोगों को पहुंचा भी ना। आज वो 8,000 लोगों का आप खाली 50,000 रुपये भी बिल पकड़ो तो कितने करोड़ रुपए में जाता है, आप सोचो। तो फैज़ हमने वो पैसा तो उधर डाइवर्ट किया। रियायत ज़ाती तौर पे नहीं मिली है, हमने रियायत क्या दी है, टैक्स के अंदर इंटरेस्ट मत लगाओ। हाँ, हमने रियायत पानी के अंदर दी है, जो कमर्शियल वाले के जो गैर का जितनी रियायत जो कानून के प्रोविज़न में थी वो दी थी। हमने डिमांड की थी, जब हमको लीगल ओपिनियन आया कि टैक्स के और कानून के प्रोविज़न के हिसाब से हमारे पास रियायत नहीं दी, तो महाराष्ट्र नहीं, मेरे को लगता कोई हिंदुस्तान के कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टैक्स के ऊपर रियायत नहीं दी। बहुत सारी चीज़ों पर तफसील से बात की है, जो है आपको शायद बहुत जल्दी जो है क्लस्टर का रिजल्ट भी आपको ज़मीन पर देखने को मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तो नजीब भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके इलाके के कोई मसले हैं तो।